Hello and welcome to all in the webinar on the life and teachings of Mahatma Gandhi organized by Indre Vidyalay Barkuhi in order to celebrate the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi, who is also known as the father of the nation. So in today's webinar, we have mainly uh, six speakers. Our main attraction of the webinar or main speaker will be Mr. Zakir Hussain sir, who will be joining us a bit late because he is a bit busy right now. He will be joining shortly. And others who are in our panel is our respected principal sir, Mr. Sawarmal, and our PGT Economics, PGT Commerce, Mr. Sikhardeep Singh sir, TGT SST Mrs. Rekha Jangir ma'am, and TGT SST Mr. Arun Khatarkar sir, and myself Virat Chetri, PGT Economics. Okay. Without making much delay, I will now like to request Arun sir to briefly introduce Mahatma Gandhi to all. So I request Arun sir. Over to you, Arun sir. ओके सर। हेलो। ओके सर। मैं महात्मा गांधी की जीवनी के बारे में आप लोगों से कुछ डिस्कस करूंगा और कुछ बात करते हैं हम। सबसे पहले जब भी हम अपने देश के भारत के इतिहास की बात करते हैं तो स्वतंत्रता संग्राम की बात जरूर होती है और इस स्वतंत्रता संग्राम में किन किन सेनानियों ने अपना योगदान दिया उन पर भी अवश्य चर्चा होती है। इन सब में सबसे प्रमुख नाम है महात्मा गांधी का। उनके शांति, सत्य और अहिंसा का पालन करने वाले रवैये के कारण लोग उन्हें महात्मा नाम से संबोधित करने लगे थे। आइए हम इस महात्मा गांधी के बारे में, इन महात्मा गांधी के बारे में और भी जानकारियां साझा करते हैं, बात करते हैं उनके ऊपर कुछ। सबसे पहले हम उनके प्रारंभिक जीवन के ऊपर बात करते हैं। महात्मा गांधी का जन्म भारत के गुजरात राज्य के पोरबंदर क्षेत्र में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। उनके पिता श्री करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे और माता पुतलीबाई एक धार्मिक महिला थी। गांधी जी के जीवन में उनकी माता का बहुत अधिक प्रभाव था। उनका विवाह 13 वर्ष की उम्र में ही हो गया था और उस समय कस्तूरबा जी सिर्फ 14 वर्ष की थी। नवंबर सन 1887 में उन्होंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण पास कर ली और जनवरी सन 1888 में उन्होंने भावनगर के सामलदास कॉलेज में दाखिला लिया और यहाँ से डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वे लंदन गए और वहां से बैरिस्टर बनकर लौटे। ये उनका प्रारंभिक जीवन था। इसके बाद हम महात्मा गांधी के बारे में बात करते हैं। जब वो भारत लौट कर आते हैं लंदन से और फिर वो दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। 1893 में गांधी जी 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। वहां गांधी जी को भारतीयों पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। वहां रंग भेद वाला कानून लागू था। वहां होने वाले अन्याय के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया और इसके पूर्ण होने के बाद वे भारत लौटे। जब भारत लौटते हैं महात्मा गांधी तो भारत में फिर वो यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेते हैं और महात्मा गांधी का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान था उसकी हम कुछ प्रमुख बातें देखते हैं। सन 1916 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और फिर हमारे देश की आजादी के लिए अपने कदम उठाना शुरू किए। सन 1920 में कांग्रेस लीडर बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद गांधी जी ही कांग्रेस के मार्गदर्शक थे। सन 1914 से 1900 के बीच में जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उसमें गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को इस शर्त पर पूर्ण सहयोग दिया कि इसके बाद वे भारत को आजाद कर देंगे। परंतु जब अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया तो फिर गांधी जी ने देश को आजादी दिलाने के लिए बहुत से आंदोलन चलाए। अब इनमें से कुछ प्रमुख आंदोलन इस प्रकार हैं, जैसे 1918 में चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह किया उन्होंने और 1919 में खिलाफत आंदोलन चालू किया। सन 1920 में असहयोग आंदोलन चालू किया। सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किया और उसके बाद जो एक
1942 में आंदोलन चालू किया था उन्होंने, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा आंदोलन था। 1940 के दशक तक आते-आते भारत की आज़ादी के लिए देश के बड़े बूढ़े, बच्चे, जवान सभी जोश और गुस्से में थे। जब गांधी जी ने इसका सही दिशा में उपयोग किया और बहुत बड़े पैमाने पर सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की है। यह आंदोलन अब तक के सभी आंदोलनों में सबसे अधिक प्रभावी रहा। यह अंग्रेजी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इससे ब्रिटिश शासकों को यह एहसास हो गया था कि अब भारत में उनका शासन अधिक नहीं चल सकता। उन्हें आज नहीं तो कल भारत को छोड़कर जाना ही होगा। इस तरह गांधी जी द्वारा उनके जीवन काल में चलाए गए सभी आंदोलनों ने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपना सहयोग दिया और अपना बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा। अब इसके बाद में गांधी जी की मृत्यु कैसे होती है? 30 जनवरी सन 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा उन्हें गोली मार दी गई और उनकी हत्या कर दी गई थी। उन्हें 3 गोलियां मारी गई थी और उनके मुंह से निकले अंतिम शब्द थे, हे राम। उनकी मृत्यु के बाद दिल्ली में राजघाट पर उनके समाधि स्थल बनाया गया है और 2 अक्टूबर को गांधी जी के जन्म दिवस पर समस्त भारत में गांधी जयंती मनाई जाती है। इस प्रकार गांधी जी बहुत ही महान व्यक्ति थे। गांधी जी ने अपने जीवन के अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। उनकी ताकत सत्य और अहिंसा थी और आज भी हम उनके सिद्धांतों को अपनाकर समाज में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। Thank you, Arun sir, for the brief introduction of Mahatma Gandhi. I would now like to request respected principal sir to put some light on the life and teachings of Mahatma Gandhi. Over to you, sir. Thank you very much, Viraj sir. Respected panel members, Arun sir, Shikhar sir, and Rekha madam, and we are waiting for a new panel member shortly. So today we are here to express views on Gandhiji's its life and thought. Actually, Gandhiji is name itself is a big name, and I'm not sure that we will be able to cover all the aspects of his life in a single webinar. But still, we will try to cover at least part of it or some aspect. So today, I thought that as we are in education, so we should cover the thought of Gandhiji's on education and especially on school education. So Mahatma Gandhiji was even a great soul and it is difficult that we will be able to cover him. So we will cover his ideas on education. Gandhiji's contribution to education is unique in this sense that he made first attempt to develop an indigenous scheme of education in British India. With the advent of British colonial rule in India, an alien system of imperial education was introduced, which was in contradiction with the age old, unique, and all inclusive holistic education system of India. It has not only caused irreparable damage to Indian education system in the long run, but also created numbers of all kinds of differences, class consciousness, ever increasing crave for Western materialistic lifestyle. Gandhiji's philosophy of education is a harmonious blending of idealism, naturalism, and pragmatism. Idealism is the base of Gandhiji's philosophy, whereas naturalism and pragmatism are the helpers in translating that philosophy into practice. Therefore, he is known as practical idealistic. His nation was education for life, education through life, and education throughout life. This definition of Mahatma Gandhi would comprise everything that can be
conceived under education. Mahatma Gandhi is a spirit of profound wisdom and captivating humility, armed with only an iron will and inflexible resolve, and a frail man who confronted the brutality of military strength with the dignity of a simple human being. He believed in God. According to him, though individuals have different bodies, yet the same soul pervades in all of us. In short, Gandhiji's experienced and realized unity in diversity. His philosophy of life has four elements, namely truth, non-violence, fearlessness, and satyagraha. Gandhiji's philosophy to life is based upon the philosophy of idealism. He advocated the ideals of truth, non-violence, and moral values to achieve the ultimate truth of self-realization. He is child according to his nature, and he becomes pragmatic when he advocates learning by doing and learning by experience. All these leads to an integration so essential to effective education and development of total personality. Gandhiji was not an academic philosopher, but on the basis of his own experiences, he is one of those philosophers who believed in self-sacrifice. In his philosophy, there is very clear inclinations of his love for individual and national freedom. He had a multi-dimensional personality with clear vision and definite approach to problems which were present in the country. Gandhiji's philosophy of non-violence has great relevance in current scenario. According to him, non-violence does not mean meek submission to the will of evil. It is a sole force of truth force. The purpose of his satyagraha is to fight against injustice. Satyagraha should have the moral face to achieve change of heart by self-suffering of the adherence of truth and non-violence. Such philosophy of life helped him in developing his philosophy of education, which can be the true source of inspiration for the present education system. Gandhiji's basic education was practical embodiment of his philosophy of education. His basic education takes up the challenges task of preparing the young learner to become morally sound, individually independent, socially constructive, economically productive, and responsible future citizen which can prove helpful in solving the problem of unemployment by making youth self-employed, by giving them skill training. Gandhiji believed that education should develop all the capacities of child so that he becomes a complete human being. In this way, fully harmoniously developed personality is able to realize the ultimate aim of life, which is truth or God. Gandhiji has himself explained, by education I mean all round drawing out of the best in child's and man's body, mind and spirit. Literacy is neither the beginning nor the end of education. This is only a means through which man or woman can be educated. Its basic principle of education includes from 7 to 14 years of age, education of child should be free, compulsory, and universal. The medium of instruction should be mother tongue. Mere literacy cannot be equated with education. Education should employ some craft as medium of education so that child gains economic self-reliance for his life. Education should develop human value in the child. Education should create useful, responsible, and dynamic citizen. By education, all the hidden power of child should develop according to the community of which he is integral part. Education should achieve the harmonious development of child's body, mind, heart, and soul. All education should be imparted through some productive craft or industry
as a useful correlation should be established with that industry. The industry should be such that the child is able to achieve gainful work experience through practical work. Education should be made self-supportive through some productive work. Education should lead to economic independence and self-reliance for childhood. Thus, in Gandhiji's educational thought, the development of personality of child is more important than mere literacy or knowledge of different subjects. In other words, he believed in self-centered as well as child-centered education. Besides learning of three R's, that is reading, writing, and arithmetic in school, he insisted on development of three H, that is hand, heart, and head. Thus, the aim of education should be of developing the integrated personality of the child. Gandhiji was having clarity in the idea that one of the basic principles of education is that work and knowledge must never be separated. Separation of learning from labor result in inequality. In dynamic societies, education has to equip individuals with the skill and attitude necessary for them to adapt to challenging conditions and for constructive participation in the task of social change. This can prove helpful in solving the problems of frustration, depression, and anxiety. According to Gandhiji, though education through education, a child must be able to learn a productive craft to meet his future needs of life by adopting some industry or business. Hence, he advocated education for self-reliance and capacity to earn one's livelihood. As the main aim of education, he advocated that together with vocational education, education cultural advancement should also be achieved. The two aspects of development should go together side by side. Gandhiji insisted that education should develop all aspects of individuality harmoniously. He also believed that one of the essential aims of education is the moral development or character development. Gandhiji wishes that every child should grow into a divine human being by realizing godliness in himself. Gandhiji himself writes, to develop the self is to build character and to prepare the self for complete realization of godliness. Gandhiji's basic education was job centered, value based, and mass oriented. Here it is important to note that these are still the important requirement of education in our country. In his scheme of education, knowledge must be related to activity and practical experiences. Therefore, his curriculum is activity centered. Its aim is to prepare the child for practical work, conduct experiment, and to do research so that he is able to develop himself physically, mentally, and spiritually and become a useful member of society. In his activity-centered curriculum, Gandhiji included mother tongue, basic craft, arithmetic, sociology, general science, art, music, and other like subjects. Gandhiji also insisted that his scheme for primary education would include elementary principle of sanitation, hygiene, nutrition, beside compulsory physical training through musical drills. Gandhiji argued that his scheme would make students strong, confident, and useful to their parents and their country. Gandhiji adds that his system would lead to communal harmony because it would be the same for all. It would this be practical religion, the religion of self-help. Gandhiji disapproved rote learning educational methods and considered it as defective and emphasized to make craft and vocations as means of education. He wished that some local craft should be made as medium of education for children so that they develop their body, mind and soul in harmonious way and also meet the ends need to their future life.
In this way, Gandhiji's method of teaching was therefore different from current one, and he emphasized the importance of following principle in method of teaching. To achieve mental development, turning of senses and part of the body should be given. Reading should be precedes the teaching of writing. More opportunity should be given for learning by doing. Encouragement should be given to learning by experiences. Correlations should be established in teaching methods and learning experiences. This is few ideas that Gandhiji gave about education. This is not, and we have lot of ideas, and other panel members will certainly share their ideas on different aspects. This was the idea I collected regarding the education that given by Gandhiji. Thank you very much to all the listeners. Thank you. Thank you, sir, for wonderful presentation on the educational thought of Mahatma Gandhi, and obviously he has put more emphasis on the learning by doing and learning by experiences. So, without making much delay, we would now like to request uh, our main speaker for today's webinar, Mr. Zakir Hussain sir. He is a very dynamic personality. He has the vast knowledge of all the subjects, may it be science, social science, literature, philosophy, etc. So I, on behalf of KB Badkuhi family, would like to owe my sincerest gratitude to Sir for sparing some time for this webinar out of his busy schedule. Sir, I would like to request you to take the stage and acquaint us with the life and teachings of Mahatma Gandhi. Thank you very much. Over to you, Zakir sir. Sorry for the trouble. Thank you very much, Virat sir. It's indeed a very proud and an honorable moment for me to be associated with Kendra Vidyalaya Barkui. I'm indeed honored to receive an invitation from the Principal Sir Savarmal sir for coming and sharing my views on Gandhism. Dear friends, Kendra Vidyalaya Barkui has been excelling in all spheres of his life, and I have seen an overall development of the students. They have been excelling excellently in whatever field they have been induced to. As far as my thoughts on Gandhism is concerned, and attributes of values of Gandhiji in today's world, I will share with you, and thank you for sparing some moments of your life also to be listening to me patiently. On the onset, it's a proud privilege for all of us that we are celebrating the birth anniversary of Mohandas Karamchand Gandhi, the father of nation. He has rightfully been addressed as the father of nation because the contribution which he has made in shaping today's world is beyond compare. My dear friends and parents, I am here to share my views, and I'll just share a few moments. This Gandhiism itself is influenced by many things. अगर मैं बात करता हूं कि गांधीइज्म क्या है, गांधी जी ने जो उनकी बर्थ एनिवर्सरी है 2 अक्टूबर, वो उन्होंने इतना अपने आप को महान बना दिया कि द एंटायर वर्ल्ड इज सेलिब्रेटिंग 2 अक्टूबर एज इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे. ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि एक हमारे हिंदुस्तानी ने पूरे विश्व को नॉन वायलेंस की तरफ चलने के लिए प्रेरित किया हुआ है. उनकी एक कहावत थी, उनका एक कहना था, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग. ये सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग की जो बात है उनकी, ये अपने आप में इतनी बड़ी बात उन्होंने कही है
इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि एक आदमी अपने जीवन की शैली और औरों के जीवन की शैली को अपनी विचारधारा से परिवर्तित कर सकता है, और यही औरों की और अपनी खुद की जीवन शैली को परिवर्तित करने की दिशा में मोहनदास करमचंद गांधी जी ने अपने जीवन के साथ में, अपने स्व के साथ में एक प्रयोग प्रारंभ किया, और वो प्रयोग इतना सफल हुआ कि उन्होंने उसे लेखनी का स्वरूप लेकर के एक पुस्तिका के रूप में उसे गढ़ दिया। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, दिस इज द बुक रिटन बाय मोहनदास करमचंद गांधी जी, एंड इन दिस book by Mohandas Karamchand Gandhi ji, he has shared so much of truth that one will feel ashamed to be sharing. But then he was truthful to himself, and because he was truthful to himself, he was very confident of sharing it with others also. It was with an intention to give a direction to others that if you follow the right path of truthfulness, none in the world can beat you. और ये ट्रुथफुलनेस की जो बात उन्होंने अपनी पुस्तिका माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के साथ में लिखी है, उन्होंने कुछ वैल्यूज हमारे साथ में शेयर की है। वो वैल्यूज में मुख्य रूप से आपसे कहूंगा कि उन्होंने सबसे पहली वैल्यूज हमको सिखाई ट्रुथफुलनेस। सेकंड, उन्होंने जो सिखाया वो सिखाया रेस्पेक्टिंग अदर्स, ट्रस्टवर्दी, और सबका सम्मान करना और सबको नॉन वायलेंट वे जो रहना है वो चीज उन्होंने सिखाई। तो अगर हम ट्रुथफुलनेस की बात करते हैं, मैंने पहले ही कहा कि अपनी पुस्तिका में उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से दर्शा दिया था कि हम यदि अपने आप से सत्य हैं तो हमें दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती, कोई झुटला नहीं सकता। लेकिन उन्होंने एक बहुत प्यारी सी बात कही थी, वो कही थी रेस्पेक्ट फॉर एवरीवन। अब रेस्पेक्ट फॉर एवरीवन से उनका ये मायना नहीं था कि वो छोटे बड़े का सम्मान करने की बात थी, परंतु उनके बहुत बड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में उन्होंने ये बात कही थी, और ये बात कही थी कि अगर हम किसी व्यक्ति का सम्मान करते हैं तो हमें उसका सम्मान उसके जाति, धर्म, कलर को देख करके नहीं करना चाहिए, उसकी हमको कास्ट, क्रीड और सेक्स को देख करके नहीं करना चाहिए कि वो कौन सी जाति का है, कौन से धर्म का है, वो पुरुष है या महिला है, वो उच्च जाति नीच जाति का है, परंतु उन्होंने सबका सम्मान करना सिखाया। और यही कारण है कि गांधी जी की इन विचारधाराओं की बदौलत आज पूरे विश्व के अंदर में भारत की ऐसी एक डेमोक्रेसी है जो विश्व उसको नमन करता है, जहां पर सभी धर्मों के लोग स्वायत्तता के साथ में स्वेच्छा से जो धर्म उन्हें पसंद है उसका वो अनुपालन करते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड टू बी फॉलोइंग डेमोक्रेटिक लाइन्स एंड देन गिविंग लिबर्टी टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल स्टेइंग इन इंडिया टू प्रैक्टिस एंड फॉलो हिज ओन रिलीजन। यही नहीं, मुझे एक बात उनकी किताब से पता चली थी कि उन्होंने चौरी चौरा का जो उनका सत्याग्रह आंदोलन था, उन्होंने स्थगित किया ये चौरी चौरा के आंदोलन को सिर्फ एक कारण से, क्योंकि उनका एक विश्वास था वो नॉन वायलेंट का था। वो वायलेंस बिल्कुल नहीं चाहते थे, उन्होंने नॉन वायलेंट की अहिंसा की राह उन्होंने अपनाई थी, परंतु कुछ उनके साथी जो हैं वो हिंसक हो गए थे जिन्होंने अंग्रेजों को जिंदा जला दिया था। जब ये घटना उनके दिमाग में उन तक पहुंची, उन्होंने अपनी ये सत्याग्रह का तिरस्कार किया, उन्होंने मना कर दिया, स्थगित कर दिया। ये एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाती है कि उन्हें कितनी नॉन वायलेंट एक्टिविटी जो थी वो पसंद थी, या ही हिमसेल्फ वाज प्रैक्टिसिंग। ऐसा नहीं है वो प्रीच करते थे, बट ही हिमसेल्फ वाज प्रैक्टिसिंग। ये हमें समझने की जरूरत है। यदि हम बात करें आज के परिवेश में बच्चों के लिए, तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राइट टू एजुकेशन जो आज हम बोल रहे हैं RTE, ये बेसिकली मोहनदास करमचंद गांधी जी की ही देन थी, जहां पे उन्होंने सभी तबके के लिए एजुकेशन को कंपलसरी करना चाहा, और ये लोगों को प्रेरित किया, सिखाया भी कि यदि हमें विकसित होना है, यदि स्व का विकास करना है, तो हमें शिक्षित होना बहुत अनिवार्य होगा। और यही कारण है कि आज हम देख रहे हैं कि कानून के अंदर में परिवर्तन दिन ब दिन होते चले जा रहे हैं। एंड नाउ इट हैज बीन मेड मैंडेटरी फॉर ऑल द पेरेंट्स दैट देयर चाइल्ड शुड नॉट बी डिवॉइड ऑफ एनी एजुकेशन। वो बच्चा एजुकेशन लेने से, शिक्षा लेने से वंचित ना रहे, और इसी के लिए राइट टू एजुकेशन का यहाँ पर समावेश किया गया। तो सर्व शिक्षा अभियान की भी जो कहीं ना कहीं नींव रखी गई, वो गांधी जी के थॉट से ही रखी गई थी। आज पूरा विश्व के अंदर में भारत जो है स्वच्छ भारत का एक नारा लेकर के चल रहा है। ये स्वच्छ भारत का नारा भी उन्होंने खुद से चालू किया था। मैं उन सभी अभिभावक और बच्चों से निवेदन करूंगा जो मेरे इस बात को सुन रहे हैं, यहां से बहुत दूर नहीं बल्कि 200 किलोमीटर दूर ही वर्धा में उनका एक आश्रम है।
जहां पर सत्याग्रह की राह मोहनदास करमचंद गांधी जी ने प्रारंभ की थी और जीवन का कुछ समय उन्होंने वर्धा में एक कुटिया में बिताया था। इस कुटिया के अंदर में जब आप जाएंगे तो आपको वो सब चीजें मिलेंगी जो गांधी जी ने अपने जीवन के अंदर में अपनाया था, चाहे वो चरखा हो, चाहे वो उन्होंने अपने मित्रों को या फिर दूसरों को लिखे हुए लेटर्स थे, वो सब कुछ वहां पे संजो के रखे गए हैं। मैं सभी अभिभावकों से निवेदन करूंगा कि बच्चों को यदि सही में गांधीज्म की अगर कुछ सीख देनी है तो बहुत दूर नहीं है, 200 किलोमीटर एक एजुकेशन टूर ले आया जा सकता है और बच्चों को वहां पर कुटिया के वाकई में दर्शन कराए जा सकते हैं, उनकी जीवनी से उनको वाकिफ किया जा सकता है। गांधी जी ने जो स्वच्छता अभियान चलाया था, हैरत होगी ये बात को सोचकर कि उन्होंने अपने घर में उस कुटिया के अंदर में किसी भी स्वीपर को नहीं रखा था। वो खुद अपने कमोड को वॉश करते थे और अपना बाथरूम खुद साफ करते थे, घर के अंदर में झाड़ू खुद लगाया करते थे। प्रेरित करने के लिए खुद करके लोगों को उन्होंने प्रेरित किया। मेरा आज के परिवेश में अगर मैं विद्यार्थियों से बात करूंगा तो ये सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग की बात सुनने में, पढ़ने में तो बहुत आसान और सरल सी लगती है, परंतु उसके आज के जीवन में यदि हम इम्बाइब करने की कोशिश करें, उसे हम परिपालन करने के प्रयास करें तो बहुत डिफिकल्ट होगा। लेकिन यकीन मानिए, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने जिन राहों को हमको बताया, उन्होंने जीवन की मूलभूत मूल्यों को जो हमें बताया, उन मूल्यों को लेकर के यदि मैं जीवन व्यतीत करने का निश्चय कर लो, दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं सजा सकती, या मेरे निश्चय से, मेरे एक निर्णय से मुझे नहीं हटा सकती, कोई डगमगा नहीं सकता। आपको सत्य का साथ देना पड़ेगा और सत्यमेव जयते जो कहा है वो सत्य है। सत्य की सदैव जीत होती है। विद्यार्थियों के लिए और अभिभावकों के लिए मैं देखता हूं कि बहुत बार उनके जो अंक कम मिलते हैं उसको लेकर के बहुत चिंतित होते हैं। वो किसी न किसी तरह से टीचर्स को मिलने की प्रयास करते हैं कि भाई बच्चों के मेरे मार्क्स बढ़ जाए, क्योंकि आज के तारीख में कंपटीशन के अंदर में जिसके अच्छे मार्क वो बहुत शिक्षित व्यक्ति है। क्षमा चाहूंगा इस बात को लेकर के, परंतु आज बच्चों के अच्छे अंक ये उसका निर्धारण नहीं कर सकते कि जिसके अच्छे अंक है वो बच्चा बहुत अच्छा होशियार है, होनहार है। मैं इस पे अपनी बात को क्यों कह रहा हूं, उसका कारण है कि अगर ये बात सही थी तो मैंने देखा, अगर आपने भी देखा, अगर कोई जीवन के अंदर में सफल हुआ है तो वो प्रथम पंक्तियों में बैठने वाले विद्यार्थी नहीं है, परंतु पीछे बैठने वाले जो बैक बेंचर जिसे हम कहते हैं, वो अपने जीवन के अंदर में बहुत सफल हुए हैं। उनको आप देख लीजिए। कारण यही रहा है कि भले वो स्टडीज में अच्छे नहीं रहे होंगे, लेकिन उनकी थिंकिंग पावर बहुत वाइड रही थी। तो यदि आप अपने जीवन के अंदर में ट्रुथफुल रहते हैं, आप अपने जीवन के अंदर में नॉन वायलेंट का ऑब्जर्व करते हैं कि मुझे नॉन वायलेंट रहना है, मैं हिंसा नहीं चाहता, और कौन चाहता है हिंसा। यदि आप अपने सामने में देखें किसी को मारते हुए या किसी को कोई मार खा रहा है तो मन पसीज जाता है कि यार ये क्या हो रहा है। तो जब मन पसीज जाता है इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हृदय के कोने में हमें लगता है कि हमें जो है वो वायलेंट होने की आवश्यकता नहीं है, नॉन वायलेंट से चीजें जीती जा सकती है। और उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपना करके गांधी जी ने हमें ये जो आजादी मिली है ये प्राप्ति करा करके ये दिखा दिया, दर्शा दिया कि अगर हम अहिंसा का मार्ग पर चलते तो निश्चित रूप से विजय हमारी होगी। मित्रों, भारत के इस बदलते परिवेश के अंदर में आज के विद्यार्थियों के लिए और अभिभावकों के लिए निहायत ही जरूरी है कि हम अपने बच्चों के अंदर में ट्रुथफुलनेस की वैल्यूज को इम्बाइब करें, उनको बताएं कि सत्य की क्या महत्वता है और उसका पालन हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है। साथ ही साथ में हर वर्ग के बच्चों का, बड़ों का और छोटों का सम्मान करना भी हमें सिखाना बहुत जरूरी है। आज हम देख रहे हैं कि बच्चे जो वो हिस्टेरिक होते चले जा रहे हैं, उनके एटीट्यूड के अंदर में बहुत फर्क आ रहा है। अगर हम उनकी साइकोलॉजी देखें तो बच्चे जो पहले सम्मान किया करते थे बड़ों का और छोटों का, आज वो सम्मान किसी तरह से कम नजर आ रहा है। पेरेंट्स भी खुद बहुत एग्रेसिव होकर के हमसे बात करके, बीइंग ए काउंसलर फॉर द पेरेंट्स, मैं जब पेरेंट्स के साथ में इंटरेक्ट करता हूं तो मुझे ये पता चलता है कि बच्चे अब उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं। यदि गांधीयन थॉट को हम बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दे प्रारंभ से ही, तो वो बच्चे वैल्यूज को समझेंगे कि हमें क्या करने की आवश्यकता है। मेरा आज के परिवेश में, बदलते परिवेश के अंदर में एक और कहना है कि यदि हम अपने बच्चों को ये आइडियोलॉजीज और ये वैल्यूज को जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। महज कहने से या पढ़ाने से ये संभव नहीं होगा। मेरे दैनंदिन कार्य के अंदर में, मेरी आचरण के अंदर में भी उसे लाने की आवश्यकता है। आई हैव टू सी दैट I myself am following the principles and the values which मोहनदास करमचंद गांधी जी had given to us। प्यारे बच्चों और अभिभावकों,
ये वक्त है हमें संभलने का। ये पेंडेमिक कोविड-19 के इस पेंडेमिक ने हमें बहुत कुछ चीजें सिखा दी है। आप देखिए कि पहले हम ये सोचते थे कि एक दूसरे के साथ में मिलने से ही हमारा प्रेम बढ़ता है, लेकिन आज दूरियां रह करके हमने प्रेम को देखा है कि कितना महत्व है उसको। हम आज एक दूसरे से दूर हैं, तब हमें लगता है कि नहीं यार, वो कितना प्यारा है मेरा दोस्त। इस पेंडेमिक ने हमें वैल्यूज सिखाया जरूर है। ट्रुथफुल रहना भी जरूरी है। जिन्होंने छुपाया कि मुझे कोविड है या हल्का सा बुखार है, वो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। सिंपल सा एग्जाम्पल है। So let us be very truthful. Let us respect each and every religion. Let us be non-violent. हमें वायलेंस का साथ बिल्कुल नहीं देना, और बच्चों को स्कूल के अंदर में किसी दूसरे की अवहेलना करना, उसका अट्टहास करना, इससे बचने के लिए बच्चों को अगर हम सिखाते तो जीवन के अंदर में बहुत अच्छी प्रगति वो हासिल कर लेंगे। आज इस मौके पर केंद्रीय विद्यालय बरकुई ने मुझे आकर के आप लोगों के बीच में अपने चंद विचार शेयर करने का मौका दिया। मैं हृदय के धरातल से आदरणीय सावरमल सर, प्रिंसिपल केंद्रीय विद्यालय बरकुई, और उनके पूरे टीचर स्टाफ का, खास तौर पे विराट सर का भी मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया। इसके अंदर में बातें मेरी यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। Thank you very much, sir, for a very nice presentation. You have not only dealt with the teachings of Mahatma Gandhi, but you have related it with the current scenario and the relevance of Mahatma Gandhi's thought regarding life, regarding truthfulness, regarding education, regarding respect, and all. So, thank you very much, sir, for your wonderful presentation. And definitely, sir has a very good oratory skills, and we all know about it. And today, you also have witnessed it. So, thank you very much, sir, for sparing your very busy schedule and coming to the school and at least presenting one small thought about Gandhi's teachings, with sharing it with all our students and parents as well. Thank you very much. Now I would like to request our dear Shikhardeep Singh sir, who is a PGT Commerce in our school itself. So I would like to request Shikhardeep Singh sir to give a small lecture on the life and teachings of Mahatma Gandhi. Over to you, sir. Am I audible? Okay. Audible, sir. You are audible. A religion that takes no account of practical affairs and does not help to solve them is no religion. Good afternoon to respected Sri Jake sir, principal sir, and dear panel members. I am putting some religious aspects of Gandhiji towards the making of good character. Gandhiji was primarily a man of religion. His religion was based on truth and love and non-violence. It is his religion that became his philosophy of life, and it gave him strength. Gandhiji expressed the opinion that religion can become a basis for friendship among all mankind. He strongly believed that religion doesn't teach mutual enmity. Here's the word that we can underline, that mutual enmity. That religion doesn't teach mutual enmity. He considered that different religions as the different routes going towards the same destination. Gandhiji, out of his own experiences and readings, came to the conclusion that all religions are based on the same principles, namely truth and love. He claimed that religion is a binding force and not a dividing force. Here is a word that we can underline, that the religion is a binding force, not a dividing force. He was greatly perturbed by the fighting among people. He was greatly perturbed by the fighting among people in the name of religion, caste, and creed, and in fact laid his life for the sake of religious unity. Gandhiji laid his life for the sake of religious unity. Gandhiji believed that in the concept of Sarv Dharm Samanatva, in the concept of Sarv Dharm Samanatva, which means equal respect for all creeds and faiths. But he very clearly stated that
equal regard doesn't mean that one should adopt others' religion. It only refers to understanding the opinions expressed by other religions while adhering to one's own views. So, according to Gandhiji, the main aim of religion is to make one on one interaction between God and humans. Here we can see the great thing about Mahatma Gandhi, that he want to show the path of relation or interaction between God and humans. He believed that God is identical, not different. God is identical with truth. He perceived God through the service of humanity, because God lives in the heart of every human being, or for that matter in every one of his creations. So Gandhiji believed that there is no issue of having one religion, because God himself created different religions and no one has the power to question the same. Gandhiji opined the ultimate aim of the human being is the vision of God, and for this purpose, all activities, be it social, political, or economic, must aim at the realization of God. Ultimate aim at the realization of God. Gandhiji supported two different notions of reality that helped in correctly judging the faiths of various religions. He had a balanced regional approach that led him to take the whole world in the embrace of his love. He believed in the twin doctrine of Satya and Ahimsa. We all know about Satya and Ahimsa. The term Satya means truth and Ahimsa means non-violence. So these two principles helped Gandhi in evolving a comprehensive view of religion that far beyond the narrow sectarianism that we have divided the life in various sectors. So that was far beyond the narrow sectarianism. For Gandhiji, there is no higher way of worshipping God than serving the poor and identify God in them. Here we can underline these lines in our mind, in our body, that then serving the poor and identifying God in them. Gandhiji understood the term love in terms of non-violence. It was based on this understanding that Gandhiji attempted to enlighten people that differences in the various religions were only in the terms of their approach to God. He believed that truth and love are the two instruments that bind us to one another and also to the God. And after that, Gandhiji further laid out three important virtues of a religious person. That first is truth as a divine quality, secondly, the non-violence or ahimsa, and thirdly, the virtue is brahmacharya. He opined that ahimsa as the supreme violence, he has no kindness for others. If one does not believe in non-violence, then he has no kindness for others. Thus, sympathy and the kindness towards all men becomes the basis of true religion. In simple terms, religion for Gandhiji consists of worshipping God or reading a religious book. Religious life meant identification with mankind. He regarded religion as self-realization, as the striving of the human personality to express service, suffering, and sacrifice. These are the three magical words: suffering, and sacrifice. Further, Gandhiji had a very rational outlook towards religion. He opined that religion should be able to solve the day-to-day problems because it is a practical discipline. He outrightly rejected any religion that doesn't appeal to reason and is in conflict with morality. He believed that once humans lost their morality, they cease to be religious, and selfishness and narrow-mindedness creep in. Thus, in conclusion, we can say that religion demands consideration for all faiths. Through his prayers, meetings, Gandhiji tried to give a broad basis for religious outlook for men. This is, in fact,
the greatest contribution of Gandhiji, in my views, towards religion and thereby the ideal of universal brotherhood. Now, I would like to conclude my views with these magical lines given by the great person, honorable person for us, that dharma is that which is enjoined by the holy books, followed by the sages, and interpreted by the learned, and which appeals to the heart. So, thank you so much, everyone, for giving me this great opportunity. Thank you so much. Thank you very much, Sikhar sir, for nicely putting out the thought on religion about religion by Mahatma Gandhi. Okay, in a nutshell, we can say that Gandhi's opinion regarding religion was such that he was of the opinion that every religion, irrespective of which religion you are following, every religion has to be respected, and not only that, there should be no enmity among different religions, and we should treat each other as brothers and sisters, and we should be respecting each other. Thank you very much, sir, for the wonderful presentation. And now we will move on to our next segment. That is, we will ask our next speaker, that is Mrs. Rekha Jangir, TGT SST of KB Badkui, to put a thought on the life and teachings of Mahatma Gandhi. Okay, over to you, ma'am. धन्यवाद सर। मेरी आवाज अच्छे से क्लियर है? ओके। मैं आ रही मैम, आ रही है। महात्मा गांधी के जीवन के उन संस्मरणों के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, जहाँ से उन्होंने शिक्षा दी, उनको अपना सिद्धांत बनाया और जीवन भर उनके ऊपर चले हुए। ऐसे उनकी शिक्षाएं, उनके सिद्धांत जो उन्होंने अपने जीवन के छोटे-छोटे किस्सों से सीखे और जिनसे हम आगे चल कर के बहुत कुछ सीख सकते हैं। वैसे तो महात्मा गांधी जी अपने जीवन को बहुत संयमित रखते थे, बहुत हर एक चीज़ को, हर एक संसाधन को बहुत मितव्ययता से उपयोग करना जानते थे। लेकिन हम ये सब पहले से ही जानते हैं कि महात्मा गांधी एक बहुत ही अमीर परिवार से थे, बहुत ही धनाढ्य परिवार से थे, उनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। किंतु जब महात्मा हेलो, 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 ma'am, hello. I think there, I think there is some technical problem on the ma'am's side. So when we'll join again, we will. I myself would like to start my presentation on Gandhi's thought on economy. So before the ma'am joins, I'd like to put my thought on Gandhi's thought on economy. Okay, and once ma'am joins, we will continue with it. Thank you. So Gandhi's thought on economy. According to Mahatma Gandhi, economics that hurt the moral well-being of an individual or a nation are immoral and therefore sinful. Thus, the economics that permit one country to prey upon another are immoral. It is sinful to buy and use articles made by sweated labor. It is sinful to eat American wheat and let my neighbor, the grain dealer, starve for want of custom. This was written by Mahatma Gandhi in his book Young India. Okay. Gandhi engaged in non-cooperation, non-violence, and peaceful struggle implemented
Uh, there was some technical problem. I'll continue. Though he was not an economist, but but he has given economic vision, which, if implemented, would have relieved India from many socio-economic problems. His views on economics were simple and straightforward, which would make India economically self-sufficient in manufacturing and satisfying its own needs in domestic market, homegrown ways. He mostly emphasized on the small scale industries and also adopted the principle of Swadeshi. He encouraged cottage and village industries to improve the economic condition of the country. Gandhi was also influenced by the Marxian doctrine of neutrality and its emphasis on the exploitation of labor. Gandhiji was very much infatuated by Ruskin's heterodox doctrine that the wealth of a nation consisted not in its production and consumption of goods but in its people. His economic philosophy was mainly concerned with individual dignity and the welfare of the poor people. Sorry. Gandhi's stress on individuals' liberty includes a sense of responsibility towards oneself, to others, to society, and perhaps to the world beyond. His main idea aims at the socio-economic reconstruction of society. He did not give any economic model regarding the development of economies, but gave some basic canons based on which we can decide what kind of economic composition is most preferable for Indian economy. Gandhiji has given the concept of useful work which would be helpful among all communities, lack of untouchability, ban of liquor, small scale and village industries, focus on basic education, Gram Swaraj. In his views, each village is a totally independent and efficient, which will fulfill their needs. Gandhian model has very important place in the history of economic thought. Gandhiji sponsored the rule of controlling the wants and to take care of one's need and not greed. The second has to do with the idea of focusing on the well being of the poorest and weakest member of society. This was an essential part of Gandhiji's moral view of the world. Gandhi saw the importance of the rural economy and thought that poverty could be eased by stimulating village economies of agriculture and labor intensive production. By using simple technologies on a ground level, Gandhiji wanted to re establish India from the lowest level. Therefore, he gave an idea to Indians to reconstruct the villages. He had imagined self reliant villages free from dependency on big cities which cure them from exploitation. He has also strongly advocated for decentralization of economy. The term Swadeshi used by Gandhi consists of promoting and stimulating indigenous industries like small scale and cottage industry of khadi, handloom spinning, and weaving mills. He offered khadi as a sign of patriotism, equal opportunity, and independence. Gandhiji started his movement for khadi in 1918. According to him, the mission of Khadi was not merely to supply the townspeople with fashionable khadi that will vie with the mill manufacturers and thus, like other industries, supply a few artisans with employment, but it was to become a supplementary industry to agriculture. In order to fulfill the mission, it has to be self sustained and its use must spread in the villages. Just as the villagers cook their own roti or rice, so must they make their own khadi for personal use. The surplus, if any, they may sell. He suggested that if we wear and produce such type of clothes, then British cloth must be abolished from the Indian market and India become an independent economy. He imposed small scale and cottage industry in India would be beneficial to Indian economy because these industries are based on family labor and low investment.
Raw material is easily available in villages from agricultural products like cotton, food, and many other crops. This would lead indigenous market. Gandhi gave emphasis on the growth of the rural industries like khadi, handlooms, sericulture, and handicrafts. Gandhian economic thought of prioritizing rural over urban economy is reiterated time and again by various economists and politicians. Though uncharacteristic to the contemporary economic belief of huge investment on big industries and services, Gandhian economic thought is more about providing self sufficiency and self reliance to the rural economy of India. This is the reason why Gandhian economic thought cannot be totally neglected in contemporary period as well. Even after the independence of India, even after the death of Mahatma Gandhi, we see that in the first, second, and many 5-year plans, the importance of small scale industry has time and now again been emphasized by various policymakers. And Gandhi's philosophy on economy was mainly based on making the rural economy more self reliant, non-dependent on the urban economy. And even today, we are not completely achieved what Gandhiji has dreamt of. So before concluding, I would like to say that Gandhi was of the opinion that Bharat gaon mein basta hai. So his main aim was to uh, bring the development in the villages, then the country will automatically grow. Thank you. Thank you very much. Now, I think ma'am has rejoined. Let's see. Yeah, ma'am has rejoined. So I would like to request Rekha ma'am to please continue with her presentation. Yes, sir. Yes, sir. मैं महात्मा गांधी के कुछ सिद्धांतों के बारे में बताने जा रही थी। तो उनमें से एक उनका प्रमुख सिद्धांत था मितव्ययिता। वो किसी भी संसाधन को कम से कम खर्च करने में विश्वास रखते थे और उन्हीं से उनके एक छोटा-सा संस्मरण, एक किस्सा जो है मैं बताने जा रही हूँ कि एक बार जब महात्मा गांधी को दवाई के रूप में कुछ नीम की पत्तियों की ज़रूरत पड़ी और उन्होंने लेने के लिए अपने किसी परिचारक को भेजा। जब वह वापस हेलो, हेलो, हेलो। ज़रूरत थी, जब मुझे कुछ पत्तियों की ही ज़रूरत थी, तो ये महात्मा गांधी का एक संसाधनों को लेकर के मितव्ययिता से उपयोग करने का एक सबक था उस परिचारक के लिए। और वो कहते थे कि पृथ्वी ने हमें सब कुछ दिया है, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए है, लेकिन हमारे लालच को पूरा करने के लिए नहीं है। हमें पृथ्वी की आवश्यकता है, पृथ्वी को हमारी आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से महात्मा गांधी मितव्ययिता को लेकर के बहुत ही सजग रहते थे। वो किसी भी संसाधन को इस तरह से उपयोग में नहीं लाते थे कि उसका व्यर्थ में उपयोग हो या वो बेकार जाए। इसी तरह से उनका मानना था कि समय की बर्बादी भी नहीं होनी चाहिए। एक बार महात्मा गांधी कहीं जा रहे थे, जब उनको और अपने एक सचिव से वो पत्र लिखवा रहे थे। ट्रेन में जाते हुए जब वो एक नैरो गेज ट्रेन थी और पहाड़ी के ऊपर जाते हुए जब वो पहाड़ी पर चल रही थी तो उसके डिब्बे अलग हुए और इंजन अलग हो गए और वो पीछे खिसकने लगे। तो महात्मा गांधी के सचिव ने कहा कि आपको पता है हम थोड़ी ही देर में मरने वाले हैं, क्योंकि हमारे कोच जो है डिब्बे वो है इंजन से सेपरेट हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना, हमें पता तो है कि या तो हम बच जाएँगे या तो हम मर जाएँगे, तो क्यों ना हम अपने समय का सदुपयोग करें और अपना काम जारी रखें। तो सचिव ने जो है बिना बोले अपना काम जारी रखा। इस तरह से वो समय की पाबंदी को भी बड़ा महत्व देते थे। तो महात्मा गांधी का ये जो सहज सरल जीवन जो था, वो सदैव ही उनके उद्देश्यों को प्राप्त करने में उनकी सहायता करता रहा। धीरे-धीरे जब वो महात्मा गांधी भारत में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से जुड़े, तो उन्होंने उनको ये उनके जो जीवन के संस्मरण हैं, उन्होंने उनको बहुत सहायता प्रदान की। महात्मा गांधी पैदल चलने में विश्वास रखते थे। जब वो बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए लंदन गए, तो वो वहाँ टैक्सी का किराया बचाकर पैदल चलते थे। साथ में वो पैसा तो बचाते ही थे, इसके साथ-साथ धीरे-धीरे उन्होंने इसको अपनी आदत बना लिया। जब वो यहाँ वापस आए किया तो वो प्रतिदिन 20 किलोमीटर पैदल चल कर के अपने अनुयायियों को साथ
उन्होंने नमक तोड़ करके और उसको अपनी एक शक्ति बना लिया। इस तरह से उन्होंने अपनी आदतों को जिया है, अपने सिद्धांतों को उन्होंने खुद पहले अनुसरण किया है और उसके बाद तो हम भी इन्हीं सिद्धांतों को अपनी आदत में लाएं और उसको अपनाएं। जिस तरह से हम मानते हैं कि महात्मा गांधी जी जो हैं वो बिजली बचाने पे या जो जब एक दीपक जला करके पढ़ाई करते थे और वो अपने पत्र पढ़ने के लिए उस पे एक दीपक को जलाकर रखते थे, जब जरूरत नहीं होती तो उसको बुझा देते थे। तो क्यों ना हम अपनी जरूरतों के हिसाब से हमारे प्रतिदिन के जो जीवन में, दैनिक जीवन में इन आदतों को अपना लें। इस तरह से करने पर हमें उन चीज़ों की, उन दिखावों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो हम संसार में हम देखते हैं कि एक दिन प्रतिवर्ष 1 दिन 30 अक्टूबर को मितव्ययिता दिवस मनाया जाता है। तो उस एक दिन की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। क्यों ना हम उसको एक आदत बना लें और हमें एक किसी साल में 1 दिन उस दिवस को मनाने की ज़रूरत ना पड़े। उसी तरह से हम प्रतिवर्ष मार्च महीने में 1 दिन के लिए अर्थ आवर डे मनाते हैं। तो क्यों ना हम उसको अपने जीवन में आदत बना लें, तो हमें 1 दिन के लिए उस दिखावे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो महात्मा गांधी का ये जो जीवन था, वो जिस तरह से उन्होंने जिया, उसको अपना सिद्धांत बनाया, वो आज हमारे सामने है। तो हम क्यों ना उनको, उनकी जीवन के जो सिद्धांत है, आदतें हैं, उनको अपने जीवन में अपनाएँ। तो महात्मा गांधी मानते थे कि जितना ज़रूरी हो, उतना ही हमें जो है संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, हमारे समय को बचाना चाहिए। तो एक विद्यार्थी जीवन के लिए भी इन सभी चीज़ों की बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद सर, इतना ही है। Thank you very much, ma'am. Definitely, Gandhi was of the opinion that we should use the resources according to our need and not according to our greed. Okay, so that was his main essence regarding the use of resources. And 1 hour's time is not enough to discuss Gandhi. We all know about it. He was truly a global figure, and even today we find so many people from around the world, across the world, follows Gandhi's philosophy, follows Gandhi's philosophy of life, his teachings in education or religion, etc. So it has been a very, I hope it has been a very enriching session for all our students, whoever has watched this session or whoever will be watching this session later on if they were not able to catch it live. Okay, I am very, very thankful to all our panel members, Shikhar sir, Rekha ma'am, Arun sir, and our respected principal sir. And last but not the least, we are very, very grateful to Mr. Zakir Hussain sir, Area Planning Officer, WCL Pench area, for sparing his valuable time and coming here at school and delivering his lecture. Okay, he has always been a very cooperative. Whenever we have asked for something from sir regarding other programs also, he definitely, whenever he has time, he definitely says yes. And this time also, only at one phone call, he readily accepted our proposal and he came here to deliver his lecture. Thank you very much, sir. And thank you all the panel members. Hope to see you soon in any other panel discussions. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir.